पिछले वीडियो पे अलग बेरा ने कमेंट करके 6 स्टॉक्स टोटल KDDL, IFGL, रिफ्रैक्टर और अलग अलग टोटल 6 स्टॉक्स को रिव्यू करने के लिए बोला है और मोस्टली ये सारे ही स्टॉक्स अच्छे हैं। अभी इस वीडियो में हम लोग ये चेक करेंगे कि ये बाइंग रेंज में है या नहीं, या फिर इसे सिर्फ हमको अपने ट्रैकर में ऐड करके रखना है। अब देखिए, सबसे पहले ये कंपनी पुरानी है, बहुत नई कंपनी नहीं है और बेसिकली ये वॉच कंपोनेंट्स बनाने में डील करती है, ठीक है। और इंडिया में और स्विट्ज़रलैंड में जो मेजर वॉच बनाने वाली कंपनीज़ है वो सब इनके क्लाइंट्स हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इथॉस, एस्टिमा वगैरह वगैरह जो है आप देख सकते हैं। और दूसरे नाम अगर आपको देखने हैं तो यहाँ नीचे आप क्लाइंटेल में चेक कर सकते हैं, बहुत बड़े नाम है, स्वैश, टैग हeuer, गुची, इडॉक्स एक्सेट्रा। तो और भी क्लाइंट्स हैं इनके, लेकिन मेजर जो इनकम होती है वो 82% के आसपास इंडिया से होती है और बाकी 18% स्विट्जरलैंड से। अब देखिए, आपको लास्ट डे ये -4% के आसपास गिरा हुआ दिख रहा है। इसका रीज़न आपको इसके रिजल्ट देख के समझ में आएगा। बाकी फाइनेंशियल्स इसके देखेंगे तो देखिए बहुत अच्छे हैं, ठीक है। 9 तक ये मैक्सिमम रहता है और इसका 8 है, तो बहुत अच्छी इसकी फाइनेंशियल्स अभी दिखाई दे रहे हैं। जी फैक्टर भी देखेंगे तो बहुत अच्छा है। जिन लोगों को नहीं पता जी फैक्टर के बारे में वो इसे इग्नोर करें, ठीक है। और डेट देखिए इनके ऊपर बहुत कम है, डेट बहुत ज़्यादा नहीं है, उसे भी ये कम कर रहे हैं। प्रोमोटर्स की होल्डिंग जो है 50% से ज़्यादा है, इसमें से इन्होंने गिरवी कुछ नहीं रखा। डिविडेंड भी ये कंपनी दे रही है और जो ये प्राइस है इसका अभी, ये स्प्लिट कभी भी हो सकता है। ROE देखेंगे तो एवरेज के आसपास है, बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन एवरेज के आसपास है। और मार्केट ने इसको वैल्यू दे के रखी हुई है, लेकिन जो इसकी इंडस्ट्री PE है वो इससे ज़्यादा है, तो ये अपने इंडस्ट्री के वैल्यूएशन से कम पे चल रहा है। अब देखिए, इसका मैक्सिमम टाइम का चार्ट अगर देखेंगे, प्राइस चार्ट, तो ऐसा हम नहीं बोल सकते कि ये कंसिस्टेंट कंपाउंडर है। क्यों? क्योंकि इसने जो ग्रोथ दिखाई है वो बेसिकली यहाँ से ही दिखाई है। यहाँ पे बीच में एक बार इन्वेस्टमेंट करने का मौका था और उसके बाद फिर से इसमें तेज़ी दिखाई दी है। तो जो भी इसमें हुआ है वो इस जोन के बाद में होना शुरू हुआ है। अदरवाइज़ आप पहले देखेंगे तो यहाँ पे तेज़ी फॉल, तेज़ी फॉल, तेज़ी फॉल, तेज़ी फॉल, तो हो सकता है ये भी एक तेज़ी फॉल की शुरुआत वाली तेज़ी हो। ऐसा हो सकता है, होगा मैं नहीं बोल रहा, हो सकता है। हाँ, लेकिन इससे एक चीज़ मुझे श्योर होती है कि अभी देखिए, अभी तो बहुत ज़्यादा ये अपने प्रॉफिट बुकिंग जोन से ऊपर चल रहा है, ठीक है। इसका प्रॉफिट बुकिंग का जो जोन था वो यहाँ कहीं ही था और इससे ये बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुका है ऑलरेडी। यहाँ से कितना ऊपर जाएगा उसकी कोई गारंटी नहीं है, कब पलटेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जैसी इसकी आदत है, ये हमेशा ईयर एंड में जाके पलटना शुरू करता है। तो अभी ईयर एंड आने ही वाला है, राइट। तो वहाँ से अगर ये फिर पलटने लगता है तो सेम पैटर्न को फॉलो करेगा जो ये हमेशा ऊपर जाने के बाद करता है। वहीं अगर देखेंगे इसका PE रेशियो, तो यहाँ पे ये पता चलता है कि EPS तो ऊपर जा रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन PE जो है वो ऊपर जा रहा है। वो नीचे आना चाहिए लेकिन वो ऊपर जा रहा है। मीडियन यहाँ पर है और PE यहाँ पे चल रहा है, तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए अभी बिल्कुल भी सही टाइम PE रेशियो के हिसाब से भी नहीं है ये। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न में कुछ अलग ही खेल चल रहा है। अगर आप इसको प्रमोटर्स की होल्डिंग में देखेंगे तो यहाँ पे ये स्टेक बढ़ा लिया प्रमोटर ने, यहाँ पे भी बढ़ा लिया, यहाँ पे भी कुछ पॉइंट्स में बढ़ा लिया, ठीक है। प्रमोटर इसमें कॉन्फिडेंट है। वहीं FII क्या कर रही है? FII अपने स्टेक को कम कर रही है। यहाँ से इन्होंने थोड़ा सा फिर बढ़ाया है, लेकिन कंपेयर करेंगे इससे तो ये कम हुआ है। और वहीं DII का भी देखेंगे तो यहाँ से ये कम हुआ है, फिर और कम हुआ है। ओके, तो ये स्टेक कहाँ जा रहा है? ये स्टेक जा रहा है पब्लिक के पास, देख रहे हैं। तो ये स्टेक पब्लिक के पास जा रहे हैं। तो जब भी स्टेक पब्लिक के पास बढ़े तो वो अच्छी चीज़ नहीं मानी जाती है। लेकिन हम लोग देख लेंगे कि ये बढ़ाया किसने है। अगर किसी इंस्टीट्यूशन ने बढ़ाया है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, जो कि दिख रहा है यहाँ पे कैपिटल V लिमिटेड, ठीक है। तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक ठाक न्यूट्रल एक्शन इसको हम लोग बोल सकते हैं। अब इसमें करना क्या चाहिए? देखिए, मेरे हिसाब से इस स्टॉक को हम लोग ट्रैकर में ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल मतलब मेरा डिसीजन ये है कि मैं इसमें बहुत अच्छी फॉल, जैसे इस तरह की अगर कोई फॉल आती है तो ही मैं इसमें कंफर्टेबल रहूँगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अदरवाइज़ इतनी हाइट पे इस तरह की बिहेवियर वाली स्टॉक पे तो मैं एंट्री नहीं कर सकता। जिनके पास ये स्टॉक ऑलरेडी होल्ड में है वो इसे होल्ड करके चल सकते हैं। प्रॉफिट बुक करना चाहते हो तो बुक भी कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी भाग चुका है। अब ये कितना भागेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपको कोई डिसीजन लेना है किसी फंडामेंटल के बेसिस पे, तो आप इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स वगैरह पे नज़र बना के रख सकते हो। अभी सेल्स इसकी अगर बढ़ती रहती है तो आप इसे होल्ड करके चल सकते हो। नेट प्रॉफिट वगैरह भी अगर इसका बढ़ता रहता है तो आप इसे होल्ड करके चल सकते हो।
है ना। बेसिकली इसके EPS पे नज़र बना के रखो, अगर ये जैसे ही आपको नीचे गिरता हुआ दिखेगा तो आपको मार्केट तो वैसे उससे पहले से ही गिरता हुआ दिखने लगेगा, लेकिन इससे आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी कि अब इसमें थोड़ा प्रॉफिट बुक किया जा सकता है। एंट्री के लिए अभी सही टाइम नहीं है। दूसरी कंपनी जो आपने पूछी थी वो है IFGL रिफ्रैक्टरीज। इसकी डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं। स्पेशलाइज्ड रिफैक्टरीज एंड ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती है ये आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए। ज़्यादा डिटेल जानने की कोशिश मैंने की थी इसकी वेबसाइट पे, लेकिन ये कभी खुलती ही नहीं है सही से। तो जिसकी वेबसाइट नहीं खुलती वो कैसा काम करती होगी मुझे पता नहीं, लेकिन इनको इनकी जो वेबसाइट है उसको फिक्स करना चाहिए ताकि ये जल्दी खुल सके। अब इसमें प्रोमोटर्स की जो होल्डिंग है वो कॉन्फिडेंस शो करती है इसमें, और इसमें से इन्होंने गिरवी कुछ नहीं रखा। 5 साल पहले देख सकते हैं इसका मार्केट कैप सिर्फ 880 करोड़ के आसपास था, जो कि अभी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। तो ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हुई है इसमें। ROE जो है बहुत अच्छे नहीं है, एवरेज से बहुत कम है। डिविडेंड भी ये कंपनी दे रही है और ये प्राइस कभी भी स्प्लिट हो सकता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखेंगे तो DII ने इसमें कुछ 1% के आसपास स्टेक बढ़ाया है अपना, जो कि पब्लिक से इन्होंने लिया है, तो अच्छी बात है ये। और बाकी सब कुछ इसमें अभी न्यूट्रल है। तो ओवरऑल देखा जाए तो इसमें पॉजिटिविटी है थोड़ी सी DII की वजह से। अब देखिए इसके प्रॉफिट एंड लॉसेस वगैरह आप चेक करेंगे तो आपको कम ज़्यादा होते हुए दिखेगा, लेकिन लॉन्ग रन में सेल्स भी ऊपर और प्रॉफिट भी ऊपर जाते हुए दिखेंगे। लेकिन मैं इस स्टॉक को कंसिडर अभी इसलिए नहीं कर रहा और अपने ट्रैकर में भी ऐड इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि देखिए ये क्या है, ये इंफ्रा की कंपनी है, ठीक है। इंफ्रा सेक्टर से डील करती है और इंफ्रा सेक्टर आपको पता है ज़्यादातर जो है साइक्लिकल चलता है, ओके। तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर वाली सेक्टर में मैं सिर्फ जो स्टील पाइप, स्टील ट्यूब्स वगैरह जो बनाती हैं कंपनीज, उसमें इन्वेस्टमेंट करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता हूँ। इंफ्रा की कंपनीज में मैं थोड़ा दूर ही रहता हूँ, ओके। अभी आप इसमें अगर प्रॉफिट ग्रोथ भी आके चेक करेंगे तो आपको रीसेंट ईयर्स वाले जो ग्रोथ है वो अच्छी दिखेगी, लेकिन लॉन्ग रन में ये अच्छा परफॉर्म करता हुआ नहीं दिखेगा। इसके चार्ट में ही आप देख लेंगे तो ये देखिए फॉल फिर राइज, और कोई बहुत ज़्यादा बड़ा राइज नहीं है। अब ये हाई था और इससे थोड़ा सा ही ये हाई जाके फिर वापस फॉल करता है, और यहाँ पे अभी इसमें तेज़ी दिखाई दे रही। तो जब भी ये फॉल करना शुरू करेगा ना तो पूरे पैसे डुबा देगा। तो जो स्विंग ट्रेडर्स हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं, वो इसमें बॉटम में इन्वेस्टमेंट करके ऊपर में बेच देंगे, यही इसमें किया जा सकता है। बाकी और लॉन्ग रन में होल्ड करने के लिए ये कंपनी नहीं है। आप अगर देखेंगे तो 5 साल में इसने कितने इंटरेस्ट बना के दिया है, 250% का, ठीक है। तो 250% 5 साल में मुझे बिल्कुल भी खास नहीं लगता। 5 साल में एटलीस्ट मैं 1000% की ग्रोथ की उम्मीद रखता हूँ। इतना भी नहीं तो एटलीस्ट 800% की तो रखता ही हूँ, ठीक है। तो जो कंपनी 800% 5 साल में नहीं दे पा रही उसको मैं 5 साल होल्ड क्यों करूँगा, राइट। तो ऐसी कंपनी को हमको यही करना है कि बॉटम पे लो, ऊपर में बेचो, छोटा मोटा प्रॉफिट लेके निकल जाओ। तो इन शॉर्ट में अगर बोलूँगा तो 400 रुपये के आसपास में ही इसका जो प्रॉफिट बुकिंग का जोन था वहाँ पे इसने सपोर्ट वगैरह भी लिया और अभी वहाँ से डबल हो रखा है, ठीक है। तो ये कोइंसिडेंस है, इसका मतलब ये नहीं है कि प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे था, यहाँ से 800 हो गया तो मैंने कुछ गलत कॉल वगैरह दे दी। मैंने कॉल वगैरह कुछ नहीं दिया, ये भागा है किसी रीज़न से, जो भी रीज़न हो। वो रीज़न्स मार्केट में पता नहीं चलते इतनी इजीली, ठीक है। तो हम लोग टेक्निकली और फंडामेंटली अगर देखेंगे तो 400 का हमारा लेवल था, वहाँ से भाग गया तो बहुत अच्छी बात है इनके इन्वेस्टर्स के लिए। अदरवाइज़ हम लोग एंटर करते तो फिर वो डर बैठा रहता हमेशा, क्योंकि हम लोग क्या है ना, कभी कभी टेक्निकल और फंडामेंटल की बात सुने बिना भी इमोशन में आके इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो 10 में से 2 स्टॉक जो बर्बाद करते हैं ना, वो प्रॉफिट खा जाते हैं अच्छे स्टॉक्स का। तो इसीलिए मैं पर्सनली विदाउट टेक्निकल, विदाउट फंडामेंटल कंफर्मेशन के एंट्री करने में कंफर्टेबल नहीं रहता, ओके। अगला स्टॉक है केम बॉन्ड केमिकल्स लिमिटेड। देखिए इन शॉर्ट आपको बता दूंगा, मेरे ट्रैकर में ये नहीं है और ना ही मैं इसे अभी ट्रैक कर रहा हूँ, मेरे इंटरेस्ट में भी ये नहीं है। रीजंस मैं आपको बता दूंगा। देखिए ROE तो बहुत बेकार दिख रहे हैं, अच्छे नहीं है। डिविडेंड ये दे रही है, अच्छी बात है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग बहुत अच्छी है तो इसके इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी बात है। प्योटर्स की स्कोर भी अच्छा है, ठीक है। तो अभी के जो फाइनेंशियल्स हैं वो अच्छे दिखाई दे रहे हैं। अब रीज़न जो इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करने का है वो है ये वोलाटिलिटी, ठीक है। अब 5 साल पहले जिसने इन्वेस्टमेंट किया इसमें वो 2% दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है? इसके चार्ट में जब आप आएंगे ना तब आपको दिखेगा। मैक्सिमम टाइम का चार्ट देखिए ये, ठीक है। तो इसमें यहाँ से यहाँ पे थोड़ा तेज़ी मंदी, फिर तेज़ी मंदी, फिर तेज़ी मंदी, तेज़ी मंदी, और अभी
तेज़ी दिखाई दे रही है। तो कब इसमें मंदी शुरू हो जाए पता नहीं। तो मुझे जो इंटरेस्ट रहता है अच्छे स्टॉक्स में, वो ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो इस तरह से ही जाए, थोड़ा बहुत इसी रेंज में ऊपर नीचे चले, ठीक है। बहुत ज़्यादा ऐसे फॉल्स मुझे थोड़ा डराते हैं, तो इसीलिए मैं इस स्टॉक से दूर रहने वाला हूँ, खास करके इस टाइम में, क्योंकि अभी ये कहाँ पे है, अपने ऊपर वाले जोन में है। इसको ब्रेकआउट किया है इसने, इसलिए इसमें इतनी तेज़ी दिखाई दे रही है। हो सकता है यहाँ से बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाए, वहाँ से और ऊपर जाएगा। ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि देखिए ईपीएस ऊपर है, पीई नीचे जा रहा है और ये अपने मीडियन के आसपास है, ठीक है। तो हो सकता है कि ये इस जो अभी करंट प्राइस पे है यहाँ से भी और आपको 600 700 800 कहीं भी जाता हुआ दिखे, लेकिन ये ऑलरेडी अपने प्रॉफिट बुकिंग लेवल से ऊपर चल रहा है, ठीक है। अराउंड 355 का इसका प्रॉफिट बुकिंग का लेवल था, वहीं पे इसने सपोर्ट लिया, वहाँ से ये अभी ऊपर चल रहा है। तो क्या क्या इसमें हो सकता है और किस लिए हो सकता है, मैंने आपको रीज़न के साथ बता दिया। मैं पर्सनली इससे बाहर हूँ, क्योंकि मेरे पास अच्छे अच्छे और ऑप्शंस हैं। तो आपके पास अगर इसकी होल्डिंग है तो आप होल्ड करके चल सकते हो, देख सकते हो। जब भी ये पलटना शुरू करे अच्छे वॉल्यूम के साथ, तब आप एग्जिट कर सकते हो, ठीक है। अगली कंपनी जो है वो बहुत अच्छी है, रत्नमणि मेटल्स एंड ट्यूब्स लिमिटेड। तो अभी थोड़ी देर पहले जो मैं बोल रहा था, इंफ्रा सेक्टर में जो इस सेक्शन में डील करती है कंपनीज़, वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहती हैं इन्वेस्टर्स के लिए भी, और कंपनी का बिजनेस वगैरह जो रहता है वो बहुत अच्छा देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसलिए आप देखिए यहाँ पे प्योटर्स की स्कोर भी काफ़ी अच्छा है, जी फैक्टर भी काफ़ी अच्छा है, डेट भी ना के बराबर है ही नहीं एक तरह से, और जो भी है वो भी ये कम करते जा रहे हैं। प्रोमोटर्स की होल्डिंग अच्छी है, गिरवी कुछ नहीं रखा, डिविडेंड भी दे रही है, ये स्प्लिट होने के चांसेस अभी बिल्कुल नहीं है। और आरओसी देखेंगे, आरओई देखेंगे तो एवरेज से काफ़ी अच्छा है। स्टॉक का पीई देखेंगे तो अपनी इंडस्ट्री पीई से काफ़ी ज़्यादा है। तो इसका मतलब वैल्यूएशन इसको पूरी जो मार्केट है वो दे के चल रही है। देखिए जो हम लोग पहले जो इंफ्रा वाली कंपनी बात कर रहे थे, उसमें प्रॉफिट कितना आ रहा था, 250% 5 साल में, ठीक है। और इसमें कितना आया है, 494%, लगभग 500% के आसपास इसमें प्रॉफिट आया है। 10 साल में देखिए कितना आया है, 4230%, जहाँ पे निफ्टी ने 230% का गेन दिया है और निफ्टी मेटल्स ने 202% का गेन दिया है, वहीं पे इस स्टॉक ने 4230% का प्रॉफिट कमा के दिया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करेंगे तो यहाँ पे इस क्वार्टर में प्रमोटर्स ने थोड़ा सा, बहुत नेग्लिजिबल बोल सकते हैं, अपना स्टेक थोड़ा सा कम किया है, जो कि एफआईआई एंड डीआईआई ने ले लिया है। तो ये भी पॉजिटिव तो नहीं बोल सकते, न्यूट्रल बोल सकते हैं कि इसमें हर चीज़ न्यूट्रल है, सब चीज़ सही है अभी। अब देखिए ये एक ऐसा स्टॉक है जिसमें आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के मौके मिलेंगे नहीं, चार्ट देख के समझ में आ जाएगा। और इसका पीई रेशियो देखेंगे तो ईपीएस बहुत अच्छे से ऊपर जा रहा है और पीई भी ऊपर ही मेंटेन कर रहा है। मीडियन यहाँ है, पीई ऊपर है। तो जिसको इन्वेस्टमेंट करना है वो महंगे पे लेना चाहें तो इस तरह के स्टॉक को ले सकते हैं। क्यों? देखिए इसका प्राइस देखिए, तो ये कभी गिरता ही नहीं है बहुत ज़्यादा, है ना। ये शायद कोविड वाला फॉल है, और उसके पहले या उसके बाद में कहीं पे भी देखिए आप, ये सिर्फ ऊपर जाता है, हमेशा से ऊपर जा रहा है। तो जो हमेशा से ऊपर जा रहा है वो ऊपर जाता ही रहेगा, इसकी गारंटी ज़्यादा रहती है, ठीक है। तो इस तरह के स्टॉक्स को हम लोग महंगे पे भी ले लें तो कुछ टाइम में वो अच्छा खासा प्रॉफिट बना के दे देती है। लेकिन इसमें मेरे जो पैटर्न रहता है, मेरा जो मंथली एसआईपी का लेवल रहता है, अगर उस तरीके से जाएंगे तो इसमें इन्वेस्टमेंट के ज़्यादा मौके मिलेंगे ही नहीं। लास्ट टाइम जो इसमें इन्वेस्टमेंट का मौका बना था वो बना था दिसंबर 2021 में, यहाँ पे कहीं पे, ठीक है। अराउंड 1250 के आसपास में मौका इसका बना था। उसके बाद इसने इस साल 2022 में और 23 में अभी तक कोई इन्वेस्टमेंट के मौके नहीं दिए हैं। आई मीन मंथली एसआईपी का जो लेवल होता है वो नहीं दिया है, ठीक है, वहाँ पे आया नहीं है कभी। तो अब इसमें वापस इन्वेस्टमेंट के मौके होपफुली अगले साल अगर बन जाएँ तो फिर मैं भी इसमें अच्छी खासी क्वान्टिटी में एंट्री लूँगा। अगली कंपनी आपने पूछी है विरॉक इंजीनियरिंग। इस पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सिंपल सा आपको बता दूंगा। आरओई देख लीजिए, माइनस में है। डेट देख लीजिए, 1.4 का इसका डेट टू इक्विटी रेशियो है। रिटर्न आप 5 साल में देख लीजिए, माइनस में है। तो बेटर है इसको डिस्कस नहीं ही करते हैं। अगर इसमें कुछ आपके पास न्यूज़ है तो आप कमेंट में लिख देना, फिर मैं इसका एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, अदरवाइज ये वेस्ट ऑफ टाइम है। लास्ट कंपनी है विंडलास बायोटेक लिमिटेड। ये भी बहुत ज़्यादा मुझे अट्रैक्टिव नहीं लगी। माइक्रो कैप कंपनी है, लेकिन माइक्रो कैप के लिए जो मेरी कंडीशंस रहती हैं उस कंडीशंस को ये मीट नहीं करती है। प्रॉफिट एंड लॉस में भी देखें, बैलेंस शीट में भी देखें, और बाकी यहाँ पे भी फंडामेंटल्स वगैरह जो हैं इसके ऐसे नहीं लग रहे जो मैं किसी माइक्रो कैप कंपनी में ढूंढता हूँ। ओके, वैसे भी अगर इसका पीई रेशियो देखेंगे तो ये अपने मीडियन से काफ़ी ऊपर चल रहा है, और अगर इसका प्राइस आप देखेंगे
तो इसमें भी ये आपको काफ़ी ज़्यादा ऊपर दिखेगा। हो सकता है ये ब्रेकआउट की वजह से इसमें तेज़ी वगैरह आ जाए तो आ जाए, अदरवाइज़ मैं इस तरह के स्टॉक में अभी रिस्क लेना नहीं चाहता। गिरते गिरते अगर ये इस लेवल से नीचे जाता है तो आप मुझे रिमाइंड कर सकते हो, उसके बाद हम लोग इसकी सिचुएशन देख के इसमें थोड़े बहुत पैसे कमाने के मौके ढूंढ सकते हैं। अदरवाइज़ लॉन्ग रन के लिए मुझे समझ में नहीं आ रही है कंपनी। ठीक है, तो ये हो गए आपके डाउट्स जो आपने पूछे थे। दो और कंपनीज हम लोग इसमें कवर करेंगे, सेंचुरी प्लाईबोर्ड एंड विष्णु केमिकल्स। ठीक है, तो ये आपके ही क्वेश्चंस थे, इसको भी इसमें ख़त्म कर देते हैं हम लोग। तो सेंचुरी प्लाईबोर्ड के बारे में बात करें तो ये काम क्या करती है वो तो आपको पता ही होगा। मार्केट कैप भी काफ़ी बड़ा है इसका, प्योटर्स की स्कोर वगैरह, जी फैक्टर वगैरह सब अच्छे हैं, ठीक ठाक है। डिविडेंड भी ये कंपनी दे रही है, प्रमोटर्स की होल्डिंग बहुत अच्छी है। ठीक है, तो हर चीज़ देखने में इसमें अच्छी ही लग रही है। मार्केट कैप आप 5 साल पहले देखते तो 7,000 का था, अभी डबल हो गया है, तो बहुत अच्छी बात है ये। अब इसमें सीधा इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, क्योंकि इन्वेस्टर पोर्टफोलियो, प्रॉफिट वगैरह सब अच्छे हैं, सब ऊपर जाते हुए हैं। चार्ट में अगर आएंगे तो यहाँ पे एक डाउट आपको दिखेगा कि जैसे ये यहाँ पे बढ़ रहा था, फिर उसमें फॉल, काफ़ी लंबा फॉल आपको देखने को मिला था। तो यहाँ पे सारी मार्केट की कंपनीज जो हैं वो गिरने लगी थी, तो उसमें ये ज़्यादा गिरी थी। ठीक है, तो ये आप बात कंसिडर करके रखना कि अगर आप यहाँ कहीं एंट्री करते हो, मान लो इस बॉटम पे या इस बॉटम पे कहीं पे भी अगर आप एंट्री करते हो सपोर्ट पे, तो वहाँ से भी गिरने के चांसेस इसके ओपन रहेंगे। ठीक है, तो वो सोच के आप इसमें एंट्री करो अगर करना चाहते हो तो। इस लेवल पे तो मैं कंसिडर इसे नहीं करूँगा। अगर मैं यहाँ पे या यहाँ पे इसे बाय करता हूँ तो भी मैं रेडी रहूँगा। अगर ये यहाँ से फॉल करता है तो मैं इसको होल्ड करने के लिए पहले से ही मन बना के बैठूंगा। ठीक है, अदरवाइज़ यहाँ से नीचे गिरेगा फिर पैनिक शुरू हो जाएगा, वैसा नहीं होना चाहिए। तो बेटर है आप एंट्री मत ही करो, और अगर नीचे मिल जाता है कहीं पे तो नीचे एंट्री कर लो। फिलहाल ये अभी 600 के ऊपर चल रहा है। अगर आपको कभी ये 580 के नीचे दिखाई देता है तो आप दोबारा मुझसे इसके बारे में पूछ सकते हो, तब हम लोग डिस्कस करेंगे इसे। अदरवाइज़ नेक्स्ट ईयर देखेंगे हम लोग, इसे दोबारा बात करेंगे। हाँ, एक चीज़ बताना मैं भूल गया कि इसमें जो आप मतलब जो होल्डर्स होंगे जिनके पास ये स्टॉक ऑलरेडी है, उनके लिए इसमें जो प्रॉफिट बुकिंग का लेवल है वो 850 का है। ठीक है, 850 के नीचे आप इसे बेचोगे नहीं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 850 पे आप थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग करना चाहो तो कर सकते हो। लास्ट कंपनी जो है वो मेरी भी फेवरेट है, विष्णु केमिकल्स लिमिटेड। मेरे पास ये स्टॉक है नहीं, लेकिन मैं इसमें एंट्री के लेवल्स ज़रूर ढूंढ रहा हूँ। देखिए, इस साल के मार्च में इसमें इन्वेस्टमेंट के लेवल ज़रूर थे, यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न भी बन रहा था, लेकिन मैंने इसमें यहाँ पे मिस कर दिया इसमें एंट्री करना, और अभी ये थोड़ा ऊपर चल रहा है मेरे कंफर्टेबल जोन से। लेकिन अगर मुझे ये 280 से लेके 300 के रेंज में दिखाई देता है फिर कभी, तो मैं इसमें एक छोटी क्वांटिटी, स्मॉल क्वांटिटी इन्वेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, और फिर उसके बाद अगर और नीचे जाता है तो फिर मैं वो डिस्कस भी कर लूँगा आपसे, और ज़्यादा क्वांटिटी भी वहाँ पे मैं इन्वेस्ट करूँगा, आई मीन ज़्यादा क्वांटिटी लूँगा। लेकिन इन केस अगर आपके पास इसकी होल्डिंग ऑलरेडी है और इसकी प्रॉफिट बुकिंग का जोन जानना चाहते हैं, तो अराउंड 555 से लेके 560 के आसपास आप इसमें थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग करना चाहो तो कर सकते हो। अदरवाइज़ लंबे टाइम तक रखने वाली कंपनी है। देख सकते हैं बहुत ज़्यादा इसमें जो है मार्केट कैप भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 2000 करोड़ का ही है। तो इसी इंडस्ट्री में अगर आप दूसरी कंपनीज देखोगे तो उनका जो मार्केट कैप है वो 1.25 लाख करोड़, 70,000 करोड़ इस तरह का है। तो अगर ये 2000 करोड़ का 20,000 करोड़ भी बन जाता है तो आप सोचिए आपकी ग्रोथ कितनी ज़्यादा हो जाएगी आपकी इन्वेस्टमेंट की। ठीक है, तो इसीलिए ये मेरे फेवरेट लिस्ट में बना हुआ है। जब भी मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करूँगा आपको बता दूंगा। तो गाइस, इस वीडियो में इतने ही स्टॉक्स हम लोग डिस्कस करेंगे। आगे आने वाले वीडियोज़ में हम लोग कुछ ऐसे स्टॉक्स डिस्कस करेंगे जिनकी फाइनेंशियल्स बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, तो इसीलिए हम लोग उनको या तो अपने ट्रैकर में ऐड करेंगे या तो उसमें जो भी इन्वेस्टमेंट के मौके बन रहे होंगे उसमें आने वाले दिनों में इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।